तो इंसान और कुत्ते हमारे इस धरती ग्रह पर सबसे ईमानदार दोस्ती करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? और क्या यह जानने का भी कोई तरीका है कि कैसे इस दोस्ती की शुरुआत हुई? लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे दो अलग अलग प्रजातियों के विकास में इस दोस्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आइए देखते हैं कि कैसे भेड़ियों की प्रजाति कुत्तों में बदली। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, जो कि उस समय के महानतम विजेताओं में से एक थे, जिन्होंने फारसी सेना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में 50,000 मैसिडोनियन सैनिकों का नेतृत्व किया था। इसी सिलसिले में बात करते हैं गौगा मेला के युद्ध की, जो 331 ईसा पूर्व में हुआ था। गौगा मेला की लड़ाई अलेक्जेंडर के जीवन की सबसे कठिन और रक्तपात पूर्ण लड़ाई में से एक थी, क्योंकि फारसी सेना मैसिडोनियन सेनाओं से लगभग दुगनी थी। युद्ध में मामला बद से बदतर होता जा रहा था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान सिकंदर पर एक विशाल शत्रु हाथी ने हमला कर दिया था। उस समय सिकंदर के पास बचाव का कोई साधन और मौका नहीं था और वह भाग नहीं सकता था, और किसी भी क्षण वह उस हाथी के द्वारा कुचला जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि सिकंदर की मौत कभी भी हो सकती थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। सिकंदर के एक दोस्त ने जब सिकंदर को मुसीबत में देखा तो फौरन मोर्चा संभाला, और वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि सिकंदर का पालतू शिकारी कुत्ता पेरिटास था। पेरिटास ने हाथी के ऊपर हमला किया और अपने नुकीले दांत हाथी की सूंड में गड़ा दिए, जिससे हाथी घबरा गया और सिकंदर को भागने का मौका मिल गया। लेकिन पेरिटास अपने आप को उस हाथी के हमले से नहीं बचा सका, और कुछ समय बाद वह उस हाथी से लड़ते हुए मारा गया। और इस तरह से इस बहादुर कुत्ते ने सिकंदर की रक्षा के लिए वीरता का उदाहरण पेश किया और अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक की सुरक्षा के लिए उस हाथी से भिड़ गया। लड़ाई के अंत में फारसी साम्राज्य पराजित हुआ और इसने इस प्राचीन काल में सबसे महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना के लिए सिकंदर के लिए दरवाजे भी खोले। दुनिया को जानने के लिए सिकंदर ने एक नए तरीके की सोच बनाई, जिसमें उसने ग्रीक और पूर्वी संस्कृतियों को एकजुट किया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि यह संस्कृतियां एकजुट ना हो पाती, क्योंकि अगर पेरिटास नहीं होता तो शायद सिकंदर भी ना होता। पेरिटास के बिना जो संस्कृति आज हम जी रहे हैं वो शायद वैसी ना होती। तो इसका मतलब यह बात सच है कि जो संस्कृति आज हम जी रहे हैं उसमें एक कुत्ते का भी योगदान है। अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब हाँ है। आपने बहुत बार गौर किया होगा कि अगर आपका कोई दोस्त जिसके पास एक पालतू कुत्ता है, आपने उस दोस्त को उसके पालतू कुत्ते के सामने आपने उससे चिल्ला के बात की, या फिर आपने उसे धक्का दिया, या आपने उसको मारने की कोशिश की, तो यह देखकर या तो उसका कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा या फिर आपको काटने के लिए दौड़ेगा। ऐसा अक्सर होता है और इसमें उस कुत्ते की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि यह कुत्तों का स्वभाव है और यह स्वभाव कुत्तों को भेड़ियों से विरासत में मिला है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर कुत्तों के पूर्वज भेड़िए थे तो फिर यह कुत्ते भेड़ियों से अलग क्यों दिखते हैं? इसका सीधा और सरल जवाब है विकास, जो कि अपनी एक गति से आगे बढ़ा और जिसने भेड़ियों को कुत्तों में धीरे धीरे बदल दिया। हालांकि इसमें धरती के सारे भेड़िए कुत्तों में विकसित नहीं हुए। अगर आप पुराने मनुष्य को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि उस समय के मानव और आज के मानव में क्या भिन्नता है। तो आज के कुत्तों को उनका ज्यादातर स्वभाव भेड़ियों से विरासत में मिला है, लेकिन इस स्वभाव के पीछे एक समझौता छुपा है, जो कि प्रागैतिहासिक इंसानों और भेड़ियों के बीच में हुआ था। 15,000 साल पहले पृथ्वी लगभग वैसी ही थी जैसी कि आज है। अगर आज भी कोई उस समय में जंगली जानवरों के बारे में या फिर जंगलों के बारे में पता लगाना चाहे तो वे लगभग वही पाते हैं, और जानवर भी उनको वही मिलेंगे जिनका अस्तित्व आज भी है। लेकिन वह समय इन अधिकांश प्रजातियों के लिए बहुत ही खतरनाक था, जिनमें भेड़िए भी थे और जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए रोज एक संघर्ष करते थे। उन्हें भोजन के लिए लड़ना पड़ता था और अपने से ताकतवर शिकारियों से भी लड़ना पड़ता था, और इंसानों को डराने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि प्रकृति का नियम काफी स्पष्ट है। हमेशा ताकतवर ही अस्तित्व में रहता है और एक साधारण गलती से आपकी जान भी जा सकती है।
विलुप्त होने का डर और मौत की हताशा का संघर्ष और उसका अनुभव मनुष्यों द्वारा भी किया गया था, जो उस समय दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर रहे थे। उस समय मनुष्य शिकारी होते थे और भोजन इकट्ठा करने वाले होते थे। वे छोटे समूहों में रहते थे और जगह जगह पलायन करते रहते थे, भोजन की तलाश करते रहते थे। जलवायु संबंधी बाधाओं से भी बचना उनके दैनिक संघर्ष का एक हिस्सा था और शिकारियों को भी चकमा देते थे। हालांकि मनुष्यों के पास एक विशेषता थी जो किसी अन्य जानवर के पास नहीं थी। मनुष्यों के पास संसाधन थे। उस समय तक मनुष्यों को कृषि तकनीकों में महारत हासिल नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसे जानवरों की पीढ़ी थी जो धीरे धीरे अपने लिए भोजन पैदा करने में सक्षम होने लगे थे और इसके लिए ये प्रकृति की मदद लेते थे। तो धीरे धीरे इंसानों के जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा था। अब भोजन के लिए इनको इधर उधर भटकना आवश्यक नहीं था और इसके बाद आदि मानवों ने अपने गांवों का निर्माण करना शुरू किया और इससे उनके जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। लेकिन केवल इन्हीं के जीवन जीने का तरीका नहीं बदला था, बल्कि इनके आसपास जो जानवर रहते थे उनका जीवन जीने का तरीका भी इनके अनुकूल हो गया था। उस समय इंसान पौधे भी लगाते थे और शिकार भी करते थे और इस वजह से उनका सामना लगभग रोज अलग अलग प्रजातियों से होता था और इन्हीं में से एक प्रजाति थी जिसे भेड़िया कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि मानव से पहले भेड़िया प्रजाति ने ही इंसानों पर हमला किया था। जब इंसानों और भेड़ियों का सामना पहली बार हुआ था, उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि कौन ताकतवर है। मैं इंसानों की ही बात कर रहा हूँ। हालांकि भेड़िए काफी शातिर थे और उन्हें यह स्पष्ट था कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। लेकिन मनुष्यों के पास हथियार बनाने की क्षमता थी और जिसकी वजह से वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। मनुष्य पहले से ही दुनिया में सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक थे, क्योंकि इनके लिए बड़े और मजबूत प्राणियों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही ये डर के भाग जाते थे। लेकिन जब जब इनका सामना भेड़ियों से होता था, ये उनको मार देते थे और इसी वजह से भेड़ियों के सामने एक खतरा उत्पन्न हो गया था। मनुष्य बहुत शातिर और आक्रामक थे और इन्होंने उन सभी भेड़ियों को मार दिया जो कि आक्रामक थे। अब इन भेड़ियों के पास मनुष्यों को सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब इन भेड़ियों ने देखा कि इनके ग्रुप के शिकारी भेड़िए जो कि बहुत आक्रामक थे और जो कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, उनको इंसानों ने मार दिया, तब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि ये इंसानों के बनाए हुए गांवों की तरफ जाएं और उनके साथ एक तरीके की संधि विकसित करें, एक नेचुरल ट्रीटी बनाएं। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या वो भेड़िए जो बचे हुए थे वो आक्रामक नहीं थे? क्या वो इंसानों से डरते नहीं थे? और यह सवाल हमारे दिमाग में इसलिए भी आता है क्योंकि आज जितने भी भेड़िए या जितने भी कुत्ते हैं जो आक्रामक कुत्ते हैं, वो इंसानों से डरते भी हैं और इंसानों का कहना भी मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अधिकांश प्रजातियों के लिए डर एक अस्तित्व का उपकरण है? इनके लिए डर का मतलब कायरता नहीं है। इनके लिए डर का मतलब है एक वार्निंग कि आपके आसपास खतरा है जिससे कि आपको लड़ना नहीं है और अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाना है। तो इसलिए चलते हैं शाय वोल्फ सेंचुरी में, जो कि नेपल्स फ्लोरिडा में स्थित है। यहाँ पर जंगली जानवरों का रखरखाव किया जाता है जिसमें मुख्यतः भेड़िया भी शामिल है। जब भी भेड़िए इंसानों के संपर्क में आते हैं, यह इंसानों के आसपास होते हैं, तो उनमें एक डर होता है जो स्वाभाविक है। उस समय उनके स्ट्रेस हार्मोन उच्च स्तर पर होते हैं और इसी हार्मोन की वजह से वह लोगों से संपर्क करने से डरते हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि प्रागैतिहासिक भेड़ियों में एक जेनेटिक परिवर्तन आया जिसने उनके उस हार्मोन की मात्रा को कम कर दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि वह मनुष्यों से कम डरने लगे हैं और इससे उनको और इंसानों को अपने रिश्तों को हमेशा के लिए बदलने में मदद मिली। इस बदलाव के लिए प्रकृति को एक धन्यवाद देना चाहिए और इसी वजह से आज इस वुल्फ सेंचुरी में आप मोहन नाम के भेड़िए से मिल सकते हैं। मोहन के पूर्वज उन भेड़ियों में से थे जिन्होंने सबसे पहले गांवों से संपर्क किया था। लेकिन यह एक प्रागैतिहासिक भेड़िया नहीं है। मोहन को अन्य जानवरों के साथ जंगल से बचाया गया और इस अभयारण्य में सुरक्षित रखा गया। मोहन की तरह ही ऐसे बहुत से भेड़िए हैं जिनकी एक ही कहानी है। इनमें से ऐसे बहुत हैं जिनको उनके मालिकों ने छोड़ दिया था। जी हाँ,
आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भेड़ियों को यह सोचकर पालने की कोशिश करते हैं कि वह कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता और जब उनको लगता है कि वह एक जंगली जानवर को घर ले आए हैं तो वह उसे छोड़ देते हैं। मोहन जैसे जानवरों के साथ यह गलती बहुत आम है, क्योंकि वह भेड़िया भी है और कुत्ता भी है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग घरेलू कुत्तों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम होते हैं, और मोहन के मामले में हम 3 कुत्तों की नस्लों का उल्लेख कर सकते हैं। इनमें है जर्मन शेफर्ड, अलास्कन मैलामूट और साइबेरियन हस्की। लेकिन उनका अधिकांश डीएनए एक ग्रे वुल्फ का है, जो निश्चित रूप से उनके आकार, उपस्थिति और उनकी प्रवृत्ति में से एक निर्धारित कारक है। लेकिन जब ये नस्लें आपसे संपर्क करती हैं तो वह वही करती हैं जो उन भेड़ियों ने किया था जब वे प्रागैतिहासिक गांवों से संपर्क करते थे। इनको मनुष्य की आवाजें और विशेष रूप से इंसानों द्वारा छोड़े गए भोजन आकर्षित करते थे, और इसे जिज्ञासा से प्रेरित होकर कम आक्रामक भेड़ियों ने धीरे धीरे गांवों से संपर्क किया, और चूंकि वे आक्रामक नहीं थे, वे लोगों से घुलने मिलने लगे और इंसानों ने भी उनको नहीं मारा। समय के साथ यह निकटता एक साझेदारी बन गई और मोहन जैसे जानवर इंसानों के जीवन का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वुल्फ पैक्स क्या होते हैं। यह है भेड़ियों का एक समूह जो अपने नियमों का पालन करते हुए अपने समूह का अस्तित्व बचाने के लिए काम करता है। इनके लिए समूह का अस्तित्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और यही वह कारण है कि भेड़िए यह जानते हैं कि इंसानों के बिना बड़े शिकारियों से लड़ना लगभग असंभव होगा, और इसी कारण की वजह से वे इंसानों के पास गए और एक नई प्रजाति बनी जिसे इंसानों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। और इस वजह से आज कुत्ते इंसानों के बेस्ट फ्रेंड के रूप में जाने जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि औरतों के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं ने कैनिड्स मतलब कुत्तों के परिवार से संबंध रखने वाले जानवरों और इंसानों के बीच की दोस्ती को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराने समय में इंसान अपने कामों को बांट लेते थे, जिसमें पुरुष शिकार करने के लिए बाहर चले जाते थे और महिलाएं भोजन बनाने के लिए या भोजन इकट्ठा करने के लिए गांवों में ही रहती थीं। तो सही मायनों में वे महिलाएं ही थीं जिन्होंने जानवरों को अपनाया था, और शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि कई बार भेड़ियों को महिलाओं द्वारा स्तनपान भी करवाया गया था। लेकिन यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि महिलाएं जानवरों को स्तनपान क्यों करवाएंगी, लेकिन ऐसा बहुत बार देखने में आया है जब एक नस्ल की मादा ने दूसरे नस्ल के शिशुओं को स्तनपान करवाया है। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में जब महिलाओं ने कारखानों में काम करने की शुरुआत की, तब उस समय इन महिलाओं के बच्चे सीधे तौर पर गाय के दूध के ऊपर निर्भर रहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक प्रजाति की महिलाओं द्वारा दूसरी प्रजाति के बच्चों को दूध पिलाना आदर्श नहीं है, लेकिन इन प्रागैतिहासिक महिलाओं ने, इन पुरानी औरतों ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वे भेड़ियों के शावकों से डरते भी नहीं थे, क्योंकि वो गांवों के पास जाने पर इतनी आक्रामकता नहीं दिखाते थे, और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि वह भेड़िए नहीं बल्कि उनके बच्चे थे। गोल सिर, बड़ी आंखें और छोटे जबड़े के साथ शावक की उपस्थिति वयस्क जानवरों के भीतर स्नेह और सुरक्षा की भावना जागृत करती है, और यह किसी दुर्घटना की वजह से नहीं था। वास्तव में यह एक प्राकृतिक चाल है जो प्रकृति द्वारा जानवरों को उनके शिशुओं की देखभाल करने के लिए बनाई गई है, जो किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हालांकि शायद प्रकृति यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि ये अलग अलग जीव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वे आक्रामक भेड़िए भी थे जिन्हें इंसानों ने अपने आप से दूर रखा था। उन भेड़ियों ने अपने आप को इंसानों से दूर कर लिया था, लेकिन ऐसे जानवर जो अहिंसक और आज्ञाकारी थे, उन्हें इंसानों द्वारा समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता था। ग्रामीणों ने उन्हें गोद भी लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही ये जानवर इंसानों के और करीब आए। मनुष्यों ने इनको भूख, ठंड और शिकारियों से सुरक्षित रखा और अपने परिवार के रूप में देखा। यह दोनों प्रजातियों के लिए एक तरह से जीत की स्थिति थी, जहां पर दोनों प्रजातियां एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रही थीं, और विज्ञान में इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। लेकिन भेड़ियों और मनुष्य के लिए एक सरल नाम था, मित्रता, और इस तरह से इंसानों को उनका सबसे अच्छा दोस्त मिला।
वास्तव में इंसानों ने इससे कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को भारी शिकारियों का सामना करना पड़ता था। जीवन के संघर्ष के लिए इंसानों ने बहुत से औजार भी बनाए और इस संघर्ष में इंसानों के साथ भेड़ियों का साथ हमेशा रहा था और यह साथ विश्वास करने लायक और सुरक्षित भी था। इनकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत तब हुई जब इन जानवरों ने दिखाया कि वे इंसानों और गांवों की रक्षा करने से भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। बस उन्हें अलग अलग काम सिखाने की जरूरत थी। उन भेड़ियों को शिकार करने वाले साथियों के रूप में इस्तेमाल करने में बहुत समय नहीं लगा। उन भेड़ियों को शिकार करने वाले साथियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था जो जानवरों को नीचे लाने में मदद करते थे, जो कि मनुष्य अकेले कभी नहीं कर सकता था। और इस रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्हें भेड़ों के झुंड की रक्षा करना सिखाया गया, क्योंकि यही वह भेड़ों के झुंड थे जिन पर इन भेड़ियों के पूर्वज बिना सोचे समझे हमला कर देते थे। उग्र स्वभाव को मित्रता के स्वभाव ने जीत लिया था और यह मित्रता के स्वभाव की सबसे जादुई बात थी, जो कि आज भी सबसे ज़्यादा पुराना रिश्ता है। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी बहुत सी कब्रें खोजी हैं जिसमें कुत्ते अपने मालिकों के साथ दफन थे। ऐसी ही एक कब्र अभी हाल ही में मिली है इजराइल में, जो कि 12,000 साल पुरानी है। यदि आज आप अपने कुत्ते के साथ खेलते हैं और एक गेंद उसकी तरफ फेंकते हैं तो या तो वो उस गेंद को पकड़ के वापस आपको ला कर देगा, या फिर वो उस गेंद को पकड़ेगा और आपको वापस ला कर नहीं देगा, और या फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर यही काम आप एक पुराने भेड़िए के साथ करते हैं, उस समय के भेड़िए नुमा कुत्ते के साथ करते हैं और एक गेंद उसकी तरफ फेंकते हैं, तो पहले तो वो उस छोटी गेंद के ऊपर हमला करेगा और उसके बाद वो आपके ऊपर हमला करेगा। और वैसे भी उस समय के भेड़ियों नुमा कुत्तों के साथ खेलने के लिए सूर्यास्त का इंतज़ार करना ज़्यादा ठीक है। वे रात में बहुत सहज महसूस करते हैं, खासकर क्योंकि उनकी आँखें अंधेरे में देखने के लिए अनुकूलित होती हैं। इसके अलावा आप किस इलाके में हैं इसका भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे अपने पंजे का उपयोग किसी भी इलाके पर कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, फिर चाहे वह मैदानी इलाका हो या फिर पथरीला। आप चाहे तो उनके साथ बर्फ में खेल भी सकते हैं। उनके पैरों की उंगलियों के बीच फर की एक पतली परत होती है और इसी वजह से वे अन्य गैर अनुकूलित जानवरों की तुलना में तेजी से बर्फ के रास्ते को पार कर सकते हैं। वैसे यही नियम आज भी लागू हो सकते हैं अगर आपके पास एक पालतू भेड़िया या फिर एक वुल्फ डॉग है तो। प्रागैतिहासिक काल में भेड़िए अपने मनुष्य मालिक को काफी दूर से खोज लेते थे। वे लंबी छलांग लगा सकते थे और काफी दूर तक सूंघ सकते थे, लेकिन उस समय मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी अपने भेड़िए को अपने साथ और अपने किसी काम के लिए दौड़ाना। एक जानवर जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, मनुष्य उसको कैसे काबू में करेगा। भेड़िए की नाक इंसानी नाक से 100 गुना अधिक सटीक होती है। वे 3 किलोमीटर दूर से अपने इंसानी मालिक का पता भी लगा सकते हैं। तो बाकी सारे खेल एक तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपने पालतू भेड़िए को अपने आप को काटने ना दें। एक भेड़िए का काटना भयानक रूप से मजबूत होता है और इनके गहरे नुकीले दांत आपको बहुत ज़्यादा हद तक घायल कर सकते हैं। हालांकि इतने हज़ारों सालों के परिवर्तन के बाद इन्होंने एक नई जीवन शैली अपनाई है, एक नया आहार अपनाया है, जिससे इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और उसमें भी सबसे बड़ा परिवर्तन है इनके शिकार करने का तरीका। पहले ये गुटों में हमला करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वे प्राकृतिक रणनीतिकार हैं, लेकिन कुत्तों ने उस वृत्ति को खो दिया है और यह सब इनको अलग से सिखाने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य कुत्तों के साथ हमला करना और रणनीति बनाना भी शामिल है। इनमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि कई भेड़ियों के कान सीधे होते हैं और कई कुत्तों के कान लटकते हैं। ज्यादातर पालतू कुत्तों की नस्लें सतर्क कुत्तों में नहीं आती हैं और इस प्रकार वे अपने कान की मांसपेशियों का उपयोग कम करते हैं और आज इनके लिए यह पहलू अनावश्यक हो गया है। लेकिन इतना सब जानने के बाद जो सवाल हमारे दिल में आता है वह है कि क्या आज हमारे घर में पाया जाने वाला कुत्ता एक भेड़िया कहला सकता है? तो अगर आप ये सवाल मुझसे 10,000 साल पहले पूछते तो मैं इसका जवाब आपको हाँ में देता, लेकिन वर्चस्व की वजह से इतने हजार सालों में भेड़ियों के अंदर बहुत से परिवर्तन आए और यह परिवर्तन केवल भेड़ियों में ही नहीं थे बल्कि सारी दूसरी प्रजातियों में थे, यहाँ तक कि पेड़ और पौधों में भी।
और भेड़ियों में यह परिवर्तन इतने स्पष्ट थे कि उन्होंने एक नई पीढ़ी को, एक नई नस्ल को जन्म देना शुरू किया। आखिर भेड़ियों के लिए ये कैसे संभव हुआ? और धरती पर एक ही नहीं, बहुत सी नस्लों के भेड़िए रहते हैं। भेड़ियों की भी कई अलग अलग नस्लें थीं जो कि कई कुत्तों की नस्लों को उत्पन्न करती थीं। इंसानों ने भेड़ियों को पालने का काम कुछ 4000 साल पहले से करना शुरू किया था। इसलिए आज भी बहुत से कुत्तों की नस्लें भेड़ियों के समान ही हैं, विशेष रूप से कद काठी में। लेकिन मनुष्य ने रोमन साम्राज्य के दिनों से ही कुत्तों के विकास में सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। रोमन्स ने सीखा कि कुत्तों को कैसे नियंत्रित किया जाए, बड़े जानवरों के उत्पादन के लिए विभिन्न नस्लों को क्रॉस ब्रीड किया जाए, और इस तरह के प्रयोगों में सफल होने के बाद उन्हें छोटे जानवरों का उत्पादन करने में भी देर नहीं लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब रोमन साम्राज्य में केवल लैप डॉग्स ही दिखाई देते थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसमें कई संभावनाएं तलाशी और कई नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा देना शुरू किया, जो कि शिकार और चरवाहों के लिए अधिक अनुकूल जानवरों को जन्म देते हैं। उस समय के दौरान विभिन्न नस्ल के उत्पादन की यह प्रथा पूरी यूरोप और अमेरिका में फैल गई, और आज के समय में लगभग हर देश के पास उसकी नस्ल के कुत्ते मौजूद हैं। जैसे 1960 में ब्राजील के मस्तिफ को एक नस्ल के रूप में मान्यता दी गई थी, और इसी कड़ी में ब्राजील के ही टेरियर और फॉक्स पॉलिस्टीना का नाम भी आता है। और इन नस्लों में आगे चल के विकास हुआ, जिससे दूसरे बुद्धिमान कुत्तों और भेड़ियों का जन्म हुआ। उदाहरण के तौर पर कुत्ते की एक नस्ल है पग, और कहा जाता है कि यह विशाल तिब्बती कुत्ते मस्तिफ का वंशज है और जिसकी पहचान उसकी मजल है। इस कुत्ते को चीन में विकसित किया गया था, जहां कहीं छोटी छोटी नस्लों का उत्पादन किया गया था, जैसे कि कुछ उल्लू जो कि भेड़ियों से सबसे अलग है। कई अलग अलग कुत्तों की नस्लों की खोपड़ी का विश्लेषण करके हम यह देख सकते हैं कि कई कुत्तों की नस्लें न केवल भेड़ियों से बहुत दूर है, बल्कि एक दूसरे से भी काफी दूर है। लेकिन इन सभी अलग अलग कुत्तों की नस्लों में भेड़िए का डीएनए अभी भी मौजूद है। तथ्य यह है कि दोनों प्रजातियों का एक जैसा स्वभाव उनके आनुवंशिक कोड में संग्रहित है, और इसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। हाउलिंग एक भेड़िया के संवाद के मुख्य तरीकों में से एक है। वे इसका उपयोग अपने क्षेत्र को चिन्हित करने और यहाँ तक कि शिकार से पहले की क्रियाओं को समन्वित करने के लिए करते हैं, और एक चेतावनी के रूप में हाउलिंग उनके शिकार को डराता भी है। कुत्तों में अभी भी यह वृत्ति है, तभी वह हाउल करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि कुत्ते एक दिन एक भेड़िए के रूप में थे, और उनमें से एक हिस्सा हाउलिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसान और कुत्ते की दोस्ती की, तो शायद ये हमारे ग्रह की सबसे मजबूत दोस्ती में से एक हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दोस्ती की शुरुआत भी एक दुर्घटना की वजह से हुई थी, और जिसने हमारी सभ्यता और हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए मानव सभ्यता ने एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है, और इस यात्रा के हर चरण में हमारे पास एक कुत्ता था। यह दुनिया के सबसे मजबूत गठबंधनों में से एक है। इतिहास की हर बड़ी घटना के गवाह हम इंसान भी थे, और हमारे कुत्ते भी। वे एक स्टेटस सिंबल भी रहे हैं, और उन्होंने युद्ध भी लड़ा है। उन्होंने शहरों की रक्षा की है, लोगों को खतरे से बचाया है, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जाने से पहले हमने क्या किया? हमने हमारे दोस्त को भेजा। अगर मोहन की बात करें तो वह हमारा दोस्त है। यदि वे आज हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो हमें अपने पूर्वजों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि आदि मानव मनुष्य को एहसास हुआ कि इस तरह की खतरनाक दुनिया का सामना करना तब आसान होता है जब आपके पास सबसे अच्छा दोस्त होता है। सौभाग्य से हमारे लिए भेड़ियों को उसी का एहसास हुआ, और इस तरह से मनुष्य और कुत्तों ने पूरे पशु साम्राज्य में सबसे मजबूत बंधन में से एक का निर्माण किया।